8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं छा चुका था। संसद भवन आग की लपेटों में घिरा था और सैकड़ों युवा नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर चुके थे। ये सिर्फ गुस्से का एक विस्फोट नहीं था, ये था नेपाल की नई नस्ल जेन जी का विद्रोह। जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुआ वो पीढ़ी जिसकी पढ़ाई, नौकरी, कमाई और पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर टिकी है। लेकिन अचानक नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स को बैन कर दिया। और जैसे ही ये हुआ, लाखों युवाओं को लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बंद कर दी गई हो। यहाँ से शुरुआत हुई उस आंदोलन की जिसने कुछ ही दिनों में नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूँ आप लोगों का। सितंबर 2025 की पहले हफ्ते में नेपाल सरकार ने अचानक एक कठोर फैसला किया। उसने कहा कि विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन और लोकल ऑफिस खोलना होगा। ना मानने पर प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 4-5 सितंबर 2025 संचार व सूचना मंत्रालय ने कंपनियों को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी नोटिस भेजा। कंपनियों से संपर्क न होने पर सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। सूची में बड़े नाम थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन और कई अन्य छोटे बड़े प्लेटफॉर्म। फैसला सरकार की तरफ से सॉवरेनिटी मेंटेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर और मिसयूज रोकने के तर्क पर लिया गया, पर जनता ने इसे कठोर सेंसरशिप माना। सरकार की घोषणा के बाद एक झटके में 26 ऐप नेपाल से गायब हो गए और युवाओं की दुनिया ठिठक सी गई। सरकारी बयानों में कहा गया कि कई प्लेटफॉर्म ने किसी भी तरह का लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और डेटा, कंटेंट मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण के नियमों का पालन नहीं किया। इसीलिए नियम लागू करने के लिए ब्लॉक अनिवार्य कर दिया गया। मंत्रालय ने बार बार कहा कि यह कदम फेक न्यूज, फाइनेंशियल फ्रॉड और हिंसा फैलाने से रोकने के लिए है। सरकार बोली ये सुरक्षा के लिए है, जनता बोली ये आवाज दबाने की चाल है। 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू का नजारा किसी रणभूमि से कम नहीं था। सुबह से ही हजारों छात्र, बेरोजगार, युवा और आम लोग सड़कों पर उतर चुके थे। ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये वो गुस्सा था जो सोशल मीडिया बैन होने के बाद हर घर में उबल रहा था। उनके हाथ में पोस्टर थे, आवाज हमारी बंद नहीं होगी, और उनकी आवाज सरकार की दीवारें हिला रही थी। भीड़ धीरे धीरे संसद भवन की ओर बढ़ी, जहां चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। पहले तो आंदोलनकारी शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, हालत बदल गए। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठियां बरसाई और रबर की गोलियां चलाई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी तो सुरक्षा बलों ने असली गोलियों का इस्तेमाल किया। धुआं, गोलियों की आवाज और चीख पुकार, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कें खून से रंग गई, लोग भाग रहे थे और कई जमीन पर गिर चुके थे। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। काठमांडू की सड़कों पर उन दिन मौत और गुस्से का ऐसा संगम देखने को मिला जो नेपाल ने दशकों से नहीं देखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मौत की खबर देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचा, आंदोलन आग की तरह फैल गया। पूर्व का इटारी, पश्चिम का पोखरा, तराई का विराटनगर, हर जगह युवा सड़क पर उतर आए। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं रहा, ये आंदोलन सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार और पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बगावत बन चुका था। 8 सितंबर की रात काठमांडू धुएं और चीख से भर चुका था, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। जैसे ही मौत की खबर पूरे नेपाल में फैली, आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। अब निशाना सिर्फ संसद या सड़कों तक सीमित नहीं था, गुस्से की आग सीधे नेताओं के घर तक पहुंच गया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खलान का घर प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इस आग में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार झुलस गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कई रिपोर्ट ने पहले तो उनकी मौत की खबर फैला दी, लेकिन सच ये है कि वो जिंदा थी, गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर। मौत की खबर बस एक अफवाह थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों माधव कुमार नेपाल और शेर बहादुर के घरों पर भी हमला हुए। सरकारी गाड़ियां, अदालतों और पार्टी मुख्यालय तक के प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। नेपाल की राजधानी और बड़े शहरों में हर तरफ आग और धुआं ही धुआं था। इसी बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि भीड़ एक दूसरे से संपर्क ना कर सके, लेकिन यही ब्लैकआउट अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये वीडियो पुराने थे। मंदिर के अंदर कोई हमला नहीं हुआ था। असलियत ये थी कि मंदिर को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था, सेना तैनात कर दी गई थी। झूठी खबरें और आधे अधूरे सच ने माहौल को और जहरीला बना दिया। लोग और भड़क गए और देखते ही देखते हिंसा का दायरा बढ़ता चला गया। अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन या पुलिस की गोलीबारी के खिलाफ नहीं था, ये था पूरे राजनीतिक सिस्टम, भ्रष्टाचार और नेताओं की तानाशाही के खिलाफ एक खुली जंग। आग अब हर जगह थी, संसद से लेकर मंदिरों तक अफवाहें और सड़कों से लेकर नेताओं के घरों तक हिंसा। नेपाल का हर कोना उस समय एक युद्ध भूमि जैसा लग रहा था।
हिंसा, मौत और आग की लपटों ने नेपाल की सत्ता की नींव हिला दी। सरकार अब भारी दबाव में थी और पहला शिकार बने गृह मंत्री रमेश लेखक। लगातार विरोध और पुलिस कार्रवाई पर उठते सवालों के बीच रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सौंप दिया। लेकिन जनता का गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के जाने से शांत होने वाला नहीं था। हर दिन नए शहरों में प्रदर्शन, हर रात नेताओं के घर के बाहर आगजनी, सांसद ठप पड़ी थी, अदालतें बंद थी और सड़कों पर सिर्फ सेना और भीड़ आमने सामने खड़ी थी। नेपाल देश एक राजनीतिक अंधेरे में धकेल दिया गया था। प्रधानमंत्री ओली ने शुरू में आंदोलन को सोशल मीडिया भटकाव कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके अपने सहयोगी भी उन पर सवाल उठाने लगे। विपक्षी पार्टियां पहले से ही सरकार को घेर रही थी और अब सत्ताधारी दल के भीतर भी फूट खुलकर सामने आ रही थी। आखिरकार 9 सितंबर 2025 को ओली ने दबाव के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और संसद ने एकमत होकर अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। नेपाल के इतिहास में पहली बार एक महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को जनता में एक निष्पक्ष और ईमानदार चेहरा माना जाता है और यही वजह है कि आंदोलन को शांत करने के लिए उन्हें चुना गया। लेकिन ये साफ था कि असली लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। नेपाल की सड़कों पर जलती संसद और सैकड़ों युवाओं का गुस्सा अब सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहा था, ये पूरी दुनिया की नज़र में आ चुका था। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी, नेपाल की यात्रा करने से बचो, हालत खतरनाक है। चीन ने बयान जारी किया, नेपाल को तुरंत शांति बहाल करनी चाहिए, स्थिरता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि मौतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारत ने सीधे सीधे बयान तो नहीं दिया, लेकिन यह साफ था कि दिल्ली की नज़र नेपाल की हर हलचल पर टिकी हुई थी। आखिर नेपाल भारत और चीन के बीच का वो पड़ोसी है जो हमेशा भू राजनीति का केंद्र रहा है। दुनिया के अखबार और टीवी चैनलों पर एक ही तस्वीर छाई थी, संसद की जलती इमारत और काठमांडू की सड़कों पर नारे लगाते युवा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नेपाल को अरब स्प्रिंग मूवमेंट कह रहा था, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ या फिर ये गुस्सा सालों से जमा हो रहा था, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और नेताओं की मनमानी का। सोचिए, नेपाल वो देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेजों ने पूरे दक्षिण एशिया पर राज किया, लेकिन नेपाल अपनी आज़ादी बचा ले गया। 1950 में राणा शासन गिरा, 1990 में जनता ने लोकतंत्र छीन लिया, 2006 में राजशाही का अंत हुआ और अब 2025 में संसद जल गई और प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इतिहास बार बार एक ही बात कह रहा है, नेपाल की जनता जब सड़कों पर उतरती है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार नेतृत्व किसी पार्टी या किसी नेता के हाथ में नहीं था। इस बार मोर्चा संभाल रही थी नई पीढ़ी, जेन जी। वो पीढ़ी जो टिकटॉक पे गाती है, इंस्टाग्राम पे हंसती है और यूट्यूब पर अपना पहचान बनाती है। वो पीढ़ी जिसे सोशल मीडिया से सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रोजगार, पढ़ाई और उम्मीदें मिलती है। और जब उसी सोशल मीडिया पर ताला लगा दिया गया तो उन्हें लगा कि उनका भविष्य ही छीन लिया गया हो। ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट का नहीं था, ये उनकी आज़ादी का आंदोलन था, उनकी पहचान का आंदोलन था। और यही वजह था कि कुछ ही दिनों में 26 प्लेटफॉर्म के बैन ने 51 मौतों की कीमत वसूल ली। अब सवाल उठता है, क्या नेपाल की राजनीति इन युवाओं को जगह देगी या फिर वही पुराना खेल चलेगा? नेता बदलेंगे लेकिन राजनीतिक वैसे ही रहेगी। क्या ये आंदोलन नेपाल की राजनीतिक में असली बदलाव लाएगा या फिर ये भी इतिहास की किताबों में एक और तारीख बनकर रह जाएगा? एक बात साफ है, नेपाल की सांसद भले ही राख हो गई हो, लेकिन इस देश की नई पीढ़ी अब खामोश नहीं रहेगी, उनकी आवाज़ बंद नहीं होगी। और शायद यही है असली डर, नेताओं के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।